लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस क्या कमियां रह गई? पहला, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे होने चाहिए? रेस्ट पे होने चाहिए। अगर वो चार्जेस रेस्ट पे नहीं है, अगर हमारे चार्जेस रेस्ट पर नहीं है तो कूलम्ब लॉ ज़रूरी नहीं कि उसके लिए सही हो। दूसरा, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। मतलब अगर वो स्फीयर है तो हो सकता है कि वो सही वैल्यू ना दे। अगर वो पॉइंट चार्जेस हैं तो कूलम्ब्स लॉ एकदम सही एप्लीकेबल होगा। फिर द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। मतलब उनके बीच एक मेजरेबल डिस्टेंस होनी चाहिए। जो दो चार्ज रखे गए हैं, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? वो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं हो कि एक ही न्यूक्लियस के अंदर दोनों रखे हैं, वो कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब न्यूक्लियस जितना बड़ा होता है, न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है? न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर का लगभग उसका रेंज होता है। तो इससे बड़ा हो साइज उसका, तो दोनों चार्जेस के बीच जब इससे ज़्यादा दूरी होगी तो कूलम्ब्स लॉ आसानी से एप्लीकेबल होएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि अब तो बात हो गई लिमिटेशंस की। अब परमिटिविटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि परमिटिविटी क्या होता है और कैसे ये काम करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा पूछा जाता है। ठीक, तो परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सिचुएटेड इन अ मीडियम। ठीक, ये क्या है? परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है जो उस मीडियम में रखे गए दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसको डिटरमाइन करता है। ठीक, अब अगर उन दोनों का हम रेशियो निकाल दें, किसका? जिस मीडियम में हम लोग परमिटिविटी देख रहे हैं और उसका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, जिस मीडियम का हम लोग देख रहे हैं उस मीडियम का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से अगर निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो वो क्या है रिलेटिव परमिटिविटी? तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेशियो की बात की जा रही है। यहां पर देखें, द रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन यहां पर क्या है? परमिटिविटी किसका? मीडियम का है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को क्या कर देते हैं? रिलेट कर देते हैं। देखा जाए कैसे रिलेट किया गया है यहां पर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है एप्सिलॉन आर, या हम लोग ऐसे लिख देते हैं आपके लिए एक बार। ये क्या लिखा हुआ है? एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है। एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यही आपका फोर्स भी हो जाएगा। अगर हम इसे फोर्स, दो फोर्सेस को आपस में डिवाइड करेंगे तो भी हमको यही रेशियो मिलेगा, बस उल्टा मिलेगा। कैसे? जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब एप्सिलॉन नॉट होता है तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू रखेंगे तो उल्टा आ जाएगा यहाँ पर। तो यही हमको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर क्या कह रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है, या इसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे हम लोग एप्सिलॉन आर या के से भी डिनोट करते हैं। ये क्या है? एप्सिलॉन आर या के। इसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी।
अब देखें कि ये कैसे आ गया फोर्स यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में देखें। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, हम फोर्स के टर्म में अगर लिखें तो क्या है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही जब किसी मीडियम के लिए लिखेंगे तो उस मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1/4 पाई फोर्स उस मीडियम में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू ऊपर रखनी है, एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो क्या मिल जाएगा, F ऊपर आ जाएगा, क्योंकि देखो ना यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शनेट में जा रहा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ये दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग बोलते हैं, या इस रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये रेशियो है। ठीक, अब इसके टर्म में अगर हम लोग कूलम्स लॉ को लिखने जाएं तो कूलम्स लॉ के इसके टर्म में हम क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम की बात करते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू क्या हुआ, एप्सिलॉन उस मीडियम का अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दें, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन फॉर द मीडियम। तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रख भी सकते हैं, तो रख दिया जाए, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन R मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हमको पता है, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दिया है तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इस वजह से हम इसे ऐसे भी करते हैं। आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे अभी तक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक फोर्सेस तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? होप कि इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। डिसिमिलरिटीज, पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हम लोगों ने देखा कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन भी दिखेगा। तो इट में भी अट्रैक्टिव, इट में भी रिपल्सिव, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक, उसके बीच में कुछ भी आ जाए, जैसे आप छत पे से कूदिए, छत पर से गिराइए, बीच में लोहा लगा दीजिए, बीच में आप आयरन लगा दीजिए, कॉपर लगा दीजिए, गोल्ड लगा दीजिए, गिरने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गिरेगा उसी स्पीड से। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उसके बीच के मीडियम पे नहीं डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हम लोगों ने देखा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, while electrostatic force depends on the nature of medium between two charges. Third, electrostatic force are much stronger than gravitational forces. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मच स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
अब क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक एग्जांपल लेकर के देखें, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो हम आपको बताएं कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू, अब मान लेते हैं हमारे पास एक ये है, दूसरा ये, दो चार्जेस हैं हमारे पास, लेट्स से Q1, दिस इज Q2। Q1 Q2 हमारे पास दो चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक, अब ये Q1 क्या है? हमने इसको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें देखें ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम मान लेते हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस में रखे गए हैं। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। क्लियर? तो अब देखें इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है फ्री स्पेस में रखे गए हैं अपॉन फोर्स ग्रेविटेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हुआ इसके बीच में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन इधर क्या मिला? G मल्टीप्लाइड बाई M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो भी डिस्टेंसेस है। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19। Q1 Q2 दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 स्मॉल g की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो इसका भी स्क्वायर। अब हमको यहाँ से देखें तो कितना डिफरेंस दिख रहा है, ये सब ऊपर जाएंगे तो प्लस ही होने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 10⁻42 टाइम्स लगभग, दिस इज अप्रोक्सीमेट 10⁻39 to 10⁻42 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसा होगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 42 टाइम्स बड़ा होएगा। मतलब ये कैसा है? 10⁻39 to 42 टाइम्स अलग अलग के लिए, तो इतना बड़ा होगा। इस वजह से हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, जो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन है, जिस फोर्स से अर्थ हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स, उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सिमिलरिटीज भी है इसमें, आंसर इज यस, सिमिलरिटी भी है, डिसिमिलरिटी है और सिमिलरिटीज भी हैं। सिमिलरिटीज क्या है? व्हाट आर द सिमिलरिटीज? पहला, फर्स्ट सिमिलरिटी देखें, बोथ फोर्सेस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब क्या? इनवर्स स्क्वायर कौन सा लॉ है? इनवर्स स्क्वायर देखें तो क्या है? F इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r²। दोनों ही जो लॉज हैं, जो दोनों हैं, मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ में भी हम लोगों ने पढ़ा, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them। इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। इसी को, इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द चार्जेस, मीन्स जिनकी वजह से वो लगते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण काम करता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है मास के कारण। जिनके पास मासेस होंगे उसकी वजह से वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करेंगे, और जिनके पास चार्जेस होंगे, जिनके पास चार्ज होंगे उनके पास क्या होगा?
जिनके पास चार्जेस होंगे उनके लिए बहुत क्लियरली हम क्या कह सकते हैं कि जिनके पास चार्जेस हैं उनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं चार्जेस और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मासेस। तो ये जिससे वजह से लगते हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द चार्ज। थर्ड, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब वो उसके सेंटर से लगते हैं, सरफेस से नहीं। जैसे हम बोले कि हमारे पास एक चार्ज है, एक चार्ज है, तो ये इसके सरफेस पे फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, उसके सेंटर पे फोर्स लगेगा। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट आर द कंजर्वेटिव फोर्स? द फोर्स दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा, जब उसका वर्क डन उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम, मींस मीडियम्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फोर्सेस। मींस ये दोनों ही कैसे हैं, फील्ड फोर्सेस हैं, इनके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम होगा तो भी फोर्सेस होंगे, नहीं होगा तो भी होगा। सो बोथ फोर्सेस आर ऑपरेटेड इन वैक्यूम। ये दोनों ही फोर्सेस वैक्यूम में भी काम कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब हम लोग को करना है कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या कह रहा है भाई कि दो पॉजिटिवली चार्ज के बारे में हम लोग देखें पहले। कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज दिस न्यूटन। तो हम यहाँ पर देखें कि हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहले उनको लिख लिया जाए, फिर बाकी चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। हमको जो चीज़ दी हुई है उसके बारे में समझे। पहले दिया हुआ है आपको फोर्स 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन, ये मिल गया हमको फोर्स। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। अब हमको फोर्स पता है और वो है कहाँ पे, सेपरेटेड कैरिंग इक्वल चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड डिस्टेंस। देन अब हमको बताना है, तो अब क्या करें, फोर्स का फॉर्मूला लगाया जाए। F इज प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू, लगाते हैं यहाँ पे फोर्स है ना, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 दोनों सेम है, कह रहा है ना। ये कैसे पता चला, आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस। तो पहले तो हमको चार्ज पता चले, Q की वैल्यू पता चले, तब फिर हम N के पास जाएं। तो हम Q को पहले पता करते हैं, तो ये क्या मिलेगा हमको, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, R की वैल्यू हमको पता है। अब इसको वैल्यूज पुट की जाए तो हमको क्या मिल गया फॉर्मूला, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू F, ये सब ऊपर चले गए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला गया इधर से, तो ये क्या मिल गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इधर आ जाएगा। R स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर को इधर ले चलेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, R मिल जाएगा आपको 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखिएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक, फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो हम लोग यहाँ से Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 25, 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
ठीक। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपली हम Q की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी। Q की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। C की वैल्यू क्या, Q की वैल्यू क्या मिल गई, चार्ज कितना मिला, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब Q मिल गया तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तो क्या लगाया जाए इसके लिए, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। N चाहिए, N चाहिए हमको, और E का वैल्यू हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये पहले देख चुके हैं। 10⁻⁻19 से ये कैंसिल, 1.6 से ये कैंसिल, क्या मिल गया, N इज इक्वल्स टू 2। तो N इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, 2। कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, वी गॉट, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ फ्री पिथ बॉल A of 8 gram carries a positive recharge of 5 into 10⁻⁻8. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? कह रहा है कि हम उसे क्या करते हैं कि 5 सेंटीमीटर पे एक ऐसा चार्ज रख देते हैं कि ऊपर वाला बॉल जो है वो रुका रहे। मतलब होना क्या है वहाँ पर कि जितना ऊपर से वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए, नीचे वाला उतना ही रिपल्सिव फोर्स लगा दे, तभी हो पाएगा ऐसा। चले अब इनको देखा जाए। तो हमको पता करना है कितना कूलाम चार्ज है। तो आपको जो जो चीज़ें पता हैं वो क्या है, उनके बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग। हमको क्या क्या चीज़ें हैं जो पता है। पहला, सबसे पहला पता है कि हमारे पास जो बॉल है उसका मास कितना दिया हुआ है, मास इज गिवन एज 8 ग्राम। ठीक, चार्ज कितना दिया हुआ है, Q 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। दूसरा वाला Q2 चाहिए, Q2 नहीं पता है हमको, ये Q1 मान लो है तो Q2 पूछ रहा है आपसे। What must be the nature of magnitude of the charge that should be negative, that should be given to the second pith ball B fixed 5 centimeter below from the, तो R की वैल्यू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर from the former ball so that the upper ball is stationary। अब यहाँ पर हम ये समझे कि ये बॉल ऐसे रखा गया है, दूसरा बॉल यहाँ है, इनके बीच 5 सेंटीमीटर का गैप है। तो यहाँ पर होना क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो हमारा mg है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q2/r², तभी तो वो ऊपर ही रुका रह जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता हैं, केवल Q2 नहीं पता है। तो Q2 के फॉर्म में फॉर्मूले को चेंज कर लिया जाए। Q2 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, m की वैल्यू कितनी है 8, g की वैल्यू क्या 9.8, ये क्या है इधर 9 इंटू 10⁻⁹, दूसरी तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। ये क्या है, r मल्टीप्लाई में आने वाला है, कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में है, तो इसे मीटर में चेंज कर दिया हमने। ये हमको क्या मिल गया, Q2 की वैल्यू मिल गई। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं Q2। अब ये कैसे पता चला नेचर पॉजिटिव, क्योंकि अगर निगेटिव होगा तब तो ग्रेविटेशन की तरफ ही लग जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन इस पे इधर काम कर रही है। तो इसे कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज, ताकि ये इस फोर्स को बैलेंस कर सके। रिपल्सन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिपल्सन नहीं करेगा, अट्रैक्शन ही करेगा, तो अट्रैक्शन ही करेगा तब तो बॉल नीचे ही चली जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, Q2, और उसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आंसर क्या है, इसको सॉल्व करने पे 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम्ब ऑफ चार्ज जाएगा, जो कैसा होगा, नेचर में पॉजिटिव होगा।
उसका नेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसका नेचर कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। ठीक, अभी ये बात हो गई किसकी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्सेस हम लोग देखते हैं वो फोर्स कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक, किसी भी डाउट के लिए काइंडली कमेंट बॉक्स में बताएं जो डाउट हो। दूसरा, कोई डाउट नहीं है तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ इंप्रूव की जाए तो और अच्छा हो जाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।